चलो जी आए। तो लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? कैटलिस्ट पढ़ रहे थे। तो सिंपल सी कहानी दो, बड़ा ध्यान से कि अब जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, सुन ले थ्योरी कि एड्जॉर्प्शन थ्योरी पढ़ते हैं। बट कैटलिस्ट में जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है कि भाई हमारी जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है वो कैसे वर्क करती है कैटलिस्ट में, क्लियर है कि कोई भी कैटलिस्ट है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। और हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात करें जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते आए थे। तो बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में सिंपल सी कहानी क्या होता है, देखो ध्यान से कि अपने पास क्या है, दिस थ्योरी यहाँ पे गए सही नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से कि बड़ा इस थ्योरी में सिंपल सी कहानी, बड़ा ध्यान से है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट काम कैसे करता है। तो बड़ा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है इसमें देखो, नीचे स्ट्रक्चर वाइज अपन समझते हैं। जैसे ये आपके पास कैटलिस्ट है, ये आपके पास क्या है बेटा? कैटलिस्ट। ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, इन दोनों को रिएक्शन करनी है, इन दोनों को क्या करनी है बेटा? रिएक्शन। लेकिन इनको रिएक्शन करने के लिए आपस में, जैसे मान लो कि क्या नाम है, ये छोरी इस छोरी को पीटना चाहती है, तो ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वो इसे ढूंढ रही है, इसे ढूंढ रही है कि हमें लड़ाई करनी है। लेकिन कभी एक दोनों एक जगह आ ही नहीं पा रही, ये आगे आगे भाग रही है, ये मतलब अपने को इस कमरे में ढूंढ नहीं आती, उस कमरे में जा रही है, फिर वो उस कमरे में जा रही है। हमने क्या किया, दोनों को पकड़ा, एक कमरे में डाला, कमरा बंद कर दिया, मत जो करना कर लो। तो ये कमरे ने क्या दिया इनको? सरफेस प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की? सरफेस। ए और बी को रिएक्शन करनी है, ए और बी को क्या करनी है बेटा? रिएक्शन, क्लियर है। लेकिन ये रिएक्शन करने के लिए आपस में दोनों एक प्लेन में आ ही नहीं पा रहे, तो क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैटलिस्ट क्या करता है, ए और बी दोनों को एब्जॉर्ब कर देता है। उसके पास एब्जॉर्बिंग साइट्स होती है, उस पे ए और बी दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या हो गया बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बेटा? एड्जॉर्प्शन। जैसे एड्जॉर्प्शन हो गया, अब ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ में कर लो रिएक्शन जो करनी है। तो फिर ये दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया। अब हमें पता है कैटलिस्ट सेट हो भी, कैटलिस्ट पे थोड़ी चिपके रहना है। तो फिर क्या होता है? डिसॉर्प्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो देखो एक अच्छा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन सा होगा? जो बेटा क्या करता हो कि अट्रैक्ट करता हो, जो क्या करता हो बेटा? अट्रैक्ट करता हो किसको बेटा? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, मतलब रिएक्टेंट को एड्जॉर्प्शन करता हो, रिएक्टेंट के साथ क्या करता हो? एड्जॉर्प्शन। और मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन करता हो। अगर उसने मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन नहीं किया तब भी अच्छा कैटलिस्ट नहीं है, और रिएक्टेंट का एड्जॉर्प्शन लेट किया तब भी अच्छा नहीं है। मतलब रिएक्टेंट का एड्जॉर्प्शन हाई हो और मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन भी हाई हो, मतलब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज हाई एज वेल एज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज, तभी उसे क्या बोलेंगे? अच्छा कैटलिस्ट। तभी क्या बोलेंगे? हमारा कैटलिस्ट वापस फ्री हो गया, फिर से रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे कैटलिस्ट के क्या हो गया बेटा? एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का काम करने का तरीका हो गया। तो हमसे पूछता है कि अच्छा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन सा, तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी हाई होना चाहिए और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी। लेकिन एड्जॉर्प्शन रिएक्शन का, रिएक्टेंट का होना चाहिए और डिसॉर्प्शन है प्रोडक्ट का होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? इसने हमने यही समझाया बेटा, क्लियर है कि this theory explain the mechanism of heterogeneous catalyst. The old theory known as adsorption theory of catalyst was that reacting gaseous state in solution are absorbed on the surface of solid catalyst. The increase the concentration of reactant on surface increase the rate of reaction. Adsorption भी exothermic reaction, the heat of adsorption की कोई मतलब नहीं है। in reaction by term of intermediate compound, ये सब समझा दिया क्या है मतलब ये बोलने में, ठीक है। तो ये लाइन वही है जो आपने बोली है, क्लियर है। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, कि एक सॉलिड कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंट फीचर क्या होनी चाहिए। जो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि एक्टिविटी क्या है बेटा? क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी की। जो बड़ा एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमी ऑप्शन ऑफ लार्ज एक्सटेंट, कि केमी ऑप्शन कितना हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? केमी ऑप्शन पे, कि भाई कोई एक्टिविटी, जो केमी ऑप्शन सबसे बेस्ट थिंग होती है, फिजी ऑप्शन तो उतना कुछ होता नहीं है। केमी ऑप्शन पे डिपेंड, द रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्जॉर्ब रीजनली स्ट्रॉन्ग ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। भाई पहली बात इतना अच्छा एड्जॉर्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे से एड्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट का हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट पे बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए? एड्जॉर्ब होना चाहिए। हाउएवर दे मस्ट नॉट गेट एब्जॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट आर अदर रिएक्टेंट एंड लेफ्ट विद नो स्पेस विद कैटलिस्ट सरफेस। तो सरफेस काम की चीज पढ़ते हैं बहुत देर कैसे, इट इज फाउंड द हेट्रोजेनियस द कैटलिटी इंक्रीज द। अब जो ध्यान से कि हमसे क्या पूछेगा यहाँ पे कि एक्टिविटी कहां पर ज्यादा है, तो एक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए कि जो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 11 मेटल पे सबसे ज्यादा है। ग्रुप नंबर 5 से 11, ग्रुप नंबर 5 से 11 पे कैटलिस्ट क्या दिखाएगा? मैक्सिमम एक्टिविटी। क्या दिखाएगा? मैक्सिमम एक्टिविटी। आ रही बात समझ में? उसमें भी बेटा सॉरी 5 से 11 में, उसमें मैक्सिमम कहां पर है बेटा? 7 से 9। तो बस हमें याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में होता है बेटा? 5 से 11 में सबसे अच्छे कैटलिस्ट के, और उसमें मैक्सिमम कहां है? 7 से 9।
अब बेटा कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी बहुत खतरनाक होती है, मतलब एक ही रिएक्शन को अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? जैसे हमारे पास सेम चीज ली है बेटा हमने, CO प्लस एस टू, CO प्लस एस टू, CO प्लस एस टू। निकल लेने पे हमें मेथेन मिला, कॉपर जिंक लेने पे एल्कोहल मिला, और सिर्फ कॉपर लेने पे एल्डिहाइड मिला। क्या मिला? एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, पूछ सकता है। निकल पे मेथेन, कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड लेने पर है, कॉपर और जिंक ऑक्साइड लेने पर है एल्कोहल, और सिर्फ कॉपर ऑक्साइड कॉपर पर है एल्डिहाइड। तो सिर्फ कॉपर है एल्डिहाइड, कॉपर और जिंक वाले से एल्कोहल, और निकल से। तो जब एक रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया कैटलिस्ट ने। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वन है बेटा कि सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, ध्यान से समझो। इन्हें बोलते हैं जियोलाइट्स। क्या बोलते हैं? जियोलाइट्स। देखो सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट को अगर अपने को समझना है कि ये वर्क कैसे करते हैं, तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है। अपने पास एक सेल्फ सिलेक्टिव अगर कैटलिस्ट को एज्यूम करें, जैसे ये अपने पास है बेटा एक कैटलिस्ट है। इसके शुरुआत में जो होल्स है वो छोटे हैं। कैसे हैं बेटा? छोटे होल्स के बना रखे। फिर हमने क्या किया, बड़े होल्स बना दिए, फिर और बड़े होल्स बना दिए, फिर और बड़े होल बना दिए, फिर बहुत बड़े बड़े होल बना दिए। इस तरह का क्या होता है बेटा, एक कैटलिस्ट का क्या होता है, एक बेटा एक कैटलिस्ट होता है जिसमें क्या बेटा होल्स है। क्या है बेटा? होल्स। अब हमें जिसको अलग करना है उसको इस क्या करते हैं, एक तरह से इस तरह का बेड होता है, इसके ऊपर से फ्लो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्लो। तो जो छोटी साइज वाला है वो पहले से नीचे आ जाएगा, जिस पार्टिकल की साइज क्या है बेटा छोटी है वो पहले से निकलने लग जाएगा, फिर उसको आगे ले जाएंगे। तो जो इस होल्स के साइज का होंगे वो इससे नीचे आने लग जाएंगे, जो इस साइज के होंगे वो, और जो सबसे बड़ी साइज का होगा सबसे लास्ट में गिरेगा। तो क्या किसी वो एक मिक्सर है जिसमें अलग अलग टाइप के सोल, हमारे पास क्या है बेटा मिक्सर है जिसमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनकी पार्टिकल साइज क्या है अलग अलग है। तो क्या इस कैटलिस्ट से आराम से अलग किया जा सकता है? मतलब ये कैटलिस्ट किस बात पे आपको चूज करता है? साइज पे, शेप और साइज पे। मतलब इस होल जैसे, और मान लो पार्टिकल तो छोटा है लेकिन स्क्वायर में आता है। कैसे आता है? हो सकता है इस वाले से नहीं निकलेगा, शेप भी चाहिए और साइज भी चाहिए। अगर इस होल के बराबर आपकी शेप और साइज हुई तो आप नीचे आ पड़ोगे, और वरना आप आगे फ्लो करोगे, फिर आगे फ्लो करोगे, फिर आगे फ्लो करोगे। इस कैटलिस्ट का मेनली यूज किया जाता है बेटा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, सारे सारे एक साथ निकलते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन सब, और इनको क्या करते हैं इसके ऊपर से फ्लो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्लो। क्लियर है? तो ये सबको अपनी अपनी जगह पे क्या करता है, सेपरेट करता है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, द कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब इसमें कैटलिटिक जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, इस कैटलिस्ट की पोर पे। एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट आर गुड सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम स्ट्रक्चर। इनका कैसा होता है बेटा, मधुमक्खी के छत्ते वाले से स्ट्रक्चर होती है इनकी। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोपोरस एल्यूमिनेट सिलिकेट। ये क्या होता है बेटा? एल्यूमिना के सिलिकेट्स होते हैं। मतलब हम जब सिलिकेट्स पढ़ेंगे जो इसमें पी ब्लॉक वाले में, तो जो सिलिकेट्स होते हैं बेटा उसमें हम क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं कि डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट इन विच सम सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम। क्या करते हैं हम, एक सिलिकॉन का सिलिकेट बनाएंगे, उसमें कुछ सिलिकॉन को हटा हटा के क्या लगा देते हैं उसमें, एल्यूमिनियम की डोपिंग हो जाती है एक तरह से। गिव एल्यूमिनियम ओएसआई फ्रेमवर्क। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा जियोलाइट्स में किस तरह की फ्रेमवर्क होती है? एल्यूमिनियम ओएसआई, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन कनेक्टेड होते हैं। बस सिलिकेट में ऑक्सीजन होता है, सिलिकेट में ऑक्सीजन होता है, सिलिकेट में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो जो नेटवर्क होता है उससे बोलते हैं सिलिकेट। क्या बोलते हैं? सिलिकेट। एक सिलिकॉन के चारों ओर चार ऑक्सीजन चले होते हैं, ठीक है। उसमें हमने एल्यूमिनियम डाल दिया। क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम सिलिकॉन की जगह रिप्लेस किया, तो अपने आप एल्यूमिनियम ऐसा का बन गया नेटवर्क। The reaction take place in zeolite depend on the size and shape. Clear है? Next one क्या? Product molecule as well as the pores of cavity of zeolite they are formed in nature as well as synthesized. ये नेचर में भी हमें मिलते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं बेटा, सिंथेसाइज भी कर लेते हैं अपने हिसाब से, छोटे मोटे साइज के बना लेते हैं। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? ZSM5। इट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? गैसोलीन, पेट्रोल ही होता है। क्लियर है? बाय डिहाइड्रेटिंग देम गिव मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन को मिक्सर दे, हमें इसकी मैकेनिज्म दे नहीं रखी कि कैसे काम करता है, बस पता होना चाहिए ZNSM5 यूज होता है।
नेक्स्ट होना एंजाइम कैटलिस्ट। क्या है बेटा? एंजाइम कैटलिस्ट। देखो बेटा ये जो कैटलिस्ट हम पढ़ के आए थे ये सब कैसे बाहर वाले कैटलिस्ट। एंजाइम हमारी बॉडी सिस्टम में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है भाई। एंजाइम कुछ नहीं है बेटा। क्या है बेटा? एंजाइम सार क्या है बेटा? अगर बॉडी हमारे एनिमल्स मतलब एनिमल्स एनिमल या प्लांट्स में होते हैं बेटा, मेंटेन लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। तो ये है क्या? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। और इनके फिनोमेना क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। अब होते क्या है बेटा ये? द एंजाइम इज कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं बेटा? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक्चुअली है क्या ये? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। पानी में क्या बनाते हैं बेटा? ये कोलाइडल सॉल्यूशन। दे आर इफेक्टिव कैटलिस्ट। ये कैसे होते हैं बेटा? इफेक्टिव कैटलिस्ट। एक चीज याद रखना, कोलाइडल सॉल्यूशन का सरफेस एरिया, कोलाइडल पार्टिकल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। कोलाइडल पार्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ही ज्यादा। जितने से उसकी साइज है उसके हिसाब से उसका सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? बहुत ही ज्यादा। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए जो एंजाइम होते हैं वो अपने आप को कोलाइडल फॉर्म में रखता है। किस फॉर्म में रखता है? क्यों? क्योंकि एंजाइम एक कैटलिस्ट है और उसको चाहिए सरफेस एरिया ज्यादा, तो वो अपने आप को कोलाइडल पार्टिकल्स में रखता है। किस में रखता है? कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में। आ रही बात में? अब एंजाइम है वो बहुत सारे काम करता है। एंजाइम क्या करता है? बहुत सारे। लेकिन एंजाइम एक सिलेक्टिव होता है, बहुत ही अपने काम के अलावा किसी और काम को मतलब है नहीं रखता। मतलब अगर हमने इसको कहा कि तुझे पानी भरना है तो पानी भरेगा। अगर कहीं पे पानी गिर गया तो उसे साफ है, मेरा एक काम है मतलब एक ही काम करूंगा, दूसरा काम है नहीं करूंगा। तो सिंपल सी कहानी, जैसे अपने पास कैन शुगर है। क्या है बेटा? कैन शुगर। इस कैन शुगर में अपन क्या डालते हैं? इन्वर्टेज। क्या डालते हैं? इन्वर्टेज। तो याद होना चाहिए कैन शुगर क्या करता है? जो कैन शुगर को इन्वर्टेज किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो इन्वर्टेज क्या काम आता है बेटा? कैन शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इसी तरह से बेटा ग्लूकोज है उसको इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? जाइमेज। किसको यूज करते हैं? जाइमेज। फिर स्टार्च को माल्टोज में करने के लिए डाइस्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में करने के लिए माल्टेज। तो देखो बेटा अगर मुझे स्टार्च से अल्कोहल बनानी है तो क्या करना होगा? स्टार्च में डाइस्टेज डालो, डाइस्टेज में माल्टोज बनेगा, माल्टोज बनेगा उसमें माल्टेज डालो, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज में जाइमेज डालो। अगर मुझे कैन शुगर से बनानी है तो कैन शुगर में क्या डालो? इन्वर्टेज, इन्वर्टेज बाद में जाइमेज। आगे बात में नेक्स्ट बना बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया। यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर चाहिए बेटा? यूरिज। क्या चाहिए? बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन छोटे छोटे पूछेगा। अब हमारे पेट के अंदर क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है बेटा? प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में। कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। एक और है बेटा हमारे पास, ये बड़ा अजीब सा नाम है, बायोलॉजी वाले जानते हैं। क्लियर है? पेनक्रेटिक ट्रिप्सिन है। अच्छा, पेनक्रेटिक ट्रिप्सिन है। ये क्या करता है बेटा? प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में। ऊपर ऊपर जो इसमें बोला बायोलॉजी में मत जाओ भाई, वही ऊपर ऊपर से। क्लियर है? ये किसमें कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में, जबकि वो किसमें करता है? पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट में कन्वर्जन मिल्क इनटू कौन करता है बेटा? लैक्टोबैसिल एंजाइम। पूरा नाम क्या है इसका? ये क्या है? बस ये इतना ही बहुत है अपने। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या करता है? दूध को किसमें कन्वर्ट करता है? दही में। नाम बताओ चाहिए, सीधे सीधे नाम आते हैं आजकल एनसीईआरटी से सीधे सीधे। ठीक है, इनके नाम दे रखे। वही वापस वही क्वेश्चन है। मोस्ट हाई एफिशिएंसी बेटा, इन जो जो ये अपने एंजाइम होते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा। क्लियर? एंजाइम में 1 मिलियन मोलिक्यूल रिएक्टेंट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 मिलियन को सल्टा देते हैं। तो तुम जो रोटी खाते हो उसे तो यूं सल्टाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक नेचर। ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक नेचर होते हैं, मतलब अपने काम के अलावा किसी दूसरे काम को लेना देना नहीं रखते। क्लियर है? जैसे अपने पास एंजाइम यूरियज है, वो क्या करेगा बेटा? यूरिया का ही करेगा, बाकी किसी से लेना देना, मतलब अपना जैसे काम खत्म हुआ बंद। ठीक है? हाई एक्टिव अंडर ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। बट इनकी खासियत क्या होती है कि हर टेम्परेचर पे नहीं, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी या घटाने पे घटेगी। ये क्या करते हैं? परफेक्ट टेम्परेचर होता है ना, मॉडरेट टेम्परेचर, उस पर सबसे अच्छा काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी पे 37 डिग्री सेल्सियस, अपने जो एंजाइम है उसका 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे इनका टेम्परेचर 298 से 310, लेकिन अपनी बॉडी में सबसे मस्त काम करते हैं 37 डिग्री। इसलिए अपन स्वस्थ होते हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37, क्योंकि उस वक्त अपने सारे एंजाइम मस्त काम कर रहे होते हैं।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता, शायद 41-42 पे तो मरमरा भी जाते हैं ना। क्लियर है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर जब 41 हो जाता है ना, तब बाहर है 41 नहीं, बाहर तो ये राजस्थान में कहता है सर हमारे यहाँ तो 45 रहता ही है, हम तो नहीं मरे। क्लियर है? हाँ, अगर अपन बुखार अगर 5-6 डिग्री चढ़ जाता है तो अपन मर जाते हैं, क्योंकि अपने एंजाइम काम ही नहीं करते, अंदर सारे मजदूर मर जाएंगे तो अपन जिएंगे कैसे। क्लियर है? हाई एक्टिव अंडर ए ऑप्टिमम पीएच, अगर ये पीएच में भी इनकी क्या बेटा ऑप्टिमम पीएच होनी, तो किस पीएच पे अच्छा काम करते हैं? 5 से 7, टेम्परेचर 298 केल्विन से 310, मतलब 25 डिग्री से 37 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और को एंजाइम, कि बेटा इनकी जो एक्टिविटी है उसको क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे कैटलिस्ट के प्रमोटर और पॉइजन होते हैं ना, इनके भी प्रमोटर और पॉइजन, प्रमोटर और पॉइजन दोनों होते हैं। क्लियर है? अब जो ध्यान से तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को एंजाइम, द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज को एंजाइम, तो जिसकी वजह से अगर एंजाइम की कैटलिस्ट बढ़ाएगी उसे क्या बोलेंगे? को एंजाइम, और वहां क्या बोल रहे थे? प्रमोटर, क्या बोलेंगे? प्रमोटर। इट इज हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन स्मॉल नॉन प्रोटीन, मतलब नॉन प्रोटीन, अब जो मेरे को जितनी बायोलॉजी आती है उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, विटामिन इज प्रेजेंट अलोंग विथ एंजाइम, मतलब ये विटामिन साइज नॉन एंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं क्या? ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन। क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन। हमारी भाषा में तो सिंपल सी कह, कोई भी विटामिन, इसलिए कहते हैं विटामिन खाने चाहिए हमारे एंजाइम, वही खाने चाहिए। लेकिन और ए वाला नहीं खाना चाहिए। अपनी बॉडी को सुंदर रखते हैं ACE। अच्छा, तो फिर तो बनते ही नहीं होंगे। छाती भी नहीं बनते। चलो जी, कोई बात नहीं, कुछ भी। सूरज, सन से, सन से तो लाइट आती है, मुझे पता है, उस लाइट की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, सन से डी वो नहीं आता विटामिन डी। कितनी शानी है लोग, ऐसा लगा कि मैथ वाला अभी 2 मिनट में फंसेगा। नहीं से तुम अगर मैथ वाले से पूछोगे ना कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो वो कहेगा सन से। कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ। जब मैं 11th-12th में था तो मैं भी ये सोचता था कि सन से विटामिन डी आता है, अंदर घुस जाता। मतलब कि विटामिन डी सन से आता, मैं यूं करता था, मैं अंदर जा रहा है वे। लेकिन वो क्या है, उसके विटामिन सनलाइट की प्रेजेंस में अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं, उससे विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो मतलब मैंने पढ़ा है, तो भी तो तभी किसी ने मुझे बताया ना कि ऐसा नहीं होता, फिर मुझे लगा रखते, तो बहुत ही गलत चीज थी। नेक्स्ट वन ध्यान से हैं, चलो जी। 11th-12th बच्चे ने किसी को पकड़ के पूछियो, कई तुझे पता है विटामिन डी कहाँ से आता है? वो कहेगा सन से। थप्पड़ मारी है कि चला, तो मैं बताती हूँ कहाँ से आता है। नेक्स्ट वन, अब जो ध्यान से बेटा एक्टिवेटर, जो ध्यान से कि हमारे पास क्या है बेटा, एक्टिवेटर आर जनरली मेटलाइन सच एज Na+, Mn2+, Cobalt2+, Cu2+, these metal ions when weakly bonded to enzyme molecule increase their catalytic activity in the presence of sodium chloride, ये सब एक्टिविटी बढ़ाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट बेटा इन्फ्लुएंस और इनहिबिटर एंड पॉइजन, कि जो इनहिबिटर या पॉइजन मतलब हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को घटा दे, तो ये हम जनरली किस में यूज करते हैं? हमें हमारी एंजाइम की एक्टिविटी घटानी नहीं होती, हम इसको कब यूज करते हैं? मेडिसिन के में यूज करते हैं। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, हम क्या करते हैं, जो दवाई ववाई लगाते हैं ना, ये जो मसल्स पे जो पेन वेन होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं। जैसे द यूज ऑफ मेनी ड्रग्स इज रिलेटेड टू देयर एक्शन टू एंजाइम इनहिबिटर इन द बॉडी। अगर मान लो हमारे बॉडी में एंजाइम ज्यादा कुछ नखरे करने लग जाए, मतलब होता है ना ओवर काम करने लग जाए, तो उसके हमें इनहिबिटर चाहिए। क्या चाहिए? इनहिबिटर। क्लियर? मैं एंजाइम जितना काम उसे ज्यादा करने लग गया, क्लियर है, जितना खाना गया सारा पचा दिया, फिर कह रहा कुछ नहीं बचा, लाओ सेल्स को लाओ, इनको पचाता हूँ, तो हमें कहना पड़ेगा रुक भाई रुक। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। क्या है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम कैसे काम करता है। देखो एंजाइम वो लॉक की वाले फीचर में काम करता है। क्लियर है? द एंजाइम आर नंबर ऑफ कैविटीज, एंजाइम के पास क्या होता है? बहुत सारी कैविटीज होती है प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जो एंजाइम में कोलाइडल पार्टिकल, ये उसकी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? कैविटीज होती है।
दीज कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक शेप, उनकी क्या होती है, एक प्रॉपर क्या होती है, शेप होती है, और उसके पास एक्टिव ग्रुप भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इस तरह के एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। दीज आर एक्चुअली एक्टिव सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल, मतलब यही क्या करते हैं बेटा, बाइंड करते हैं, जो उसमें आता है उसके साथ में, द मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, मतलब जैसे अपने पास ये अपने पास एक सबस्ट्रेट है, मतलब है, और ये अपने पास एंजाइम है, ये क्या है बेटा, एंजाइम। तो इस सबस्ट्रेट को परफेक्टली इस एंजाइम में आना पड़ेगा। अगर मान लो इसकी शेप ऐसी होती, यहां से लॉक होता, अगर यहां से मान लो ये शेप यहां से बंद होती, इस जगह से क्या होता है, ये लॉक होता, तो ये एंजाइम इसके साथ काम है नहीं करता। यहाँ से क्या होता है, एकदम परफेक्ट आएगा, भिड़ेगा पूरा अंदर, इस लॉक लगा ही नहीं, तो चाबी काम, बस वही बात है, चाबी एकदम परफेक्ट जानी चाहिए, फिर घूमनी चाहिए, क्लियर है, वरना तो काम है नहीं करेगा। तो सिंपल सी कहानी है, लॉक की वाले फीचर पे काम करता है कि सबस्ट्रेट को परफेक्ट एंजाइम में जाना पड़ता है, फिर रिएक्शन होती है और फिर वापस से कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट क्या मिल जाता है। लेकिन उसके लिए सेफ सेलेक्टिव, सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, इसलिए ये कहते हैं हाई स्पेसिफिक नेचर होते हैं, हर किसी पे काम है। तो मोस्टली क्या होता है, कुछ ही में मास्टर की होती है, बाकी हर ताले की अलग चाबी होती है, कुछ में मास्टर की होती है, इसमें कोई मास्टर की नहीं है। नेक्स्ट में बात करते हैं कोलाइडल की, किसकी बात करते हैं, तो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जो इतने में है सब याद होने चाहिए ना। अब तो बड़ा कोलाइडल की बात करते हैं, कोलाइडल थिंग को अगर अपने को समझना है ना, तो अपने को तीन चीजें समझने है, चीजें है कि एक होता है कोलाइडल, ठीक है, उस कोलाइडल को तो नया चीज है अपने लिए, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज पढ़ा, सॉल्यूशन, जिसे हमने बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम एक किसी भी लिक्विड में कोई दूसरा, मतलब हम सॉल्वेंट में क्या घोल रहे हैं बेटा, सोल्यूट घोल रहे हैं, क्या घोल रहे हैं बेटा, सोल्यूट। जैसे अपने पास सॉल्वेंट है, हमने इसमें सॉरी हमने इसमें सोल्यूट पार्टिकल को डिसोल्व किया, किसको डिसोल्व किया बेटा, सोल्यूट पार्टिकल को। अगर ये सोल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से छोटी है, 1 नैनोमीटर से क्या है बेटा, छोटी, तो जो ये मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जब आपके सोल्यूट पार्टिकल की साइज क्या हो बेटा, 1 नैनोमीटर से छोटी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज होती है क्या होती है, 1 नैनोमीटर से छोटी। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वन ध्यान से देखो कि अगर बेटा मेरा पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से क्या है, बड़ा, मतलब ये पार्टिकल जो अंदर पानी में घोल रखे हैं ये 1000 नैनोमीटर जितने बड़े हैं, तो ये कुछ देर बाद में क्या होगा बेटा, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाएंगे, किस सर कैसे, जैसे आप पानी में नमक घोलते हो तो नमक उसके अंदर घुल जाता है, क्लियर है, आप आधे घंटे तक, मतलब तो कुछ देर बाद में सब सेटल डाउन वो अलग बात है, क्लियर है, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे नमक बैठता जाएगा, वरना खारा पानी एक बार खारा होगा तो खारा ही रहता है। दूसरा, अगर मैं उस पानी में मिट्टी घोलूं तो आप 5-3-4 मिनट बाद देखो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी नीचे, मतलब मिट्टी का पार्टिकल, जिस पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, वो घुला नहीं, वो घुला, वो कुछ देर बाद में नीचे बैठेगा, आपने से स्टर करने से वो हवा में तैर तो रहा है, कुछ देर बाद में वो क्या होगा बेटा, नीचे बैठ जाएगा। तो अगर पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और अगर पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का पड़ा, कोलाइडल पार्टिकल, तो क्या कहलाएगा, कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है कि जब आपके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के हो तो उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल। ये चीज समझ में आई बेटा, कोलाइडल पार्टिकल क्या है, कि सर कोलाइडल पार्टिकल समझ में आ गया, जब बीच का है, ना ये सॉल्यूशन है ना ये सस्पेंशन, सस्पेंशन में फौरन सेटल डाउन है और सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं है। कोलाइडल सेटल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है बेटा, पानी में नमक घोल दे तो वो क्या है, सॉल्यूशन है, और पानी में अगर अपन आटा घोल दे तो वो क्या है, सस्पेंशन, आटा थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, क्लियर है। लेकिन दूध, दूध क्या है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन है, कैसा है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। दूध के अंदर क्या है बेटा, पानी है, उसके अंदर ऑयल घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, फैटी एसिड्स है, तो वो उसके अंदर है, पानी में क्या है बेटा, फैटी एसिड, पानी में फैटी एसिड, और उसके अंदर घूमते रहते हैं, वो इतने छोटे भी नहीं है, क्लियर है, कि वो सॉल्यूशन बन जाए, और इतने बड़े भी नहीं है कि वो सेटल डाउन है हो जाए। आ रही बात में, तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि जो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, एक होमोजीनियस सिस्टम, कैसा होता है बेटा, होमोजीनियस सिस्टम। अब क्लियर है। और एक सस्पेंशन क्या होता है बेटा, कि सर अगर पार्टिकल बहुत बड़ा आ गया तो क्या है बेटा, सस्पेंशन।
अब बेटा जब सस्पेंशन में क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद में सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन बेटा इन दो एक्सट्रीम फॉर्म है, दो टू एक्सट्रीम ऑफ सस्पेंशन इन सॉल्यूशन। एक तो हो गया सेटल डाउन हो जाना, एक होना सेटल डाउन नहीं होना। इनके बीच की एक चीज है जिसमें पार्टिकल 1 नैनोमीटर से क्या होता है बेटा, 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज है, उससे क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल। क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, या कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल है या सिंपल क्या बोल देते हैं, कोलाइड्स। हमारी बात में ए कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। कैसा है बेटा, इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। वन सब्सटेंस क्या है, डिस्पर्स इज वेरी फाइन पार्टिकल इन अदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो मतलब कोलाइडल में दो चीजें होती है बेटा, एक डिस्पर्जन मीडियम और एक डिस्पर्जन फेज। तो देखो बेटा दोनों को अलग से समझने की जरूरत है नहीं है कि सर हमें याद करना पड़ेगा कौन डिस्पर्जन फेज कौन मीडियम। तो तुम तो मीडियम समझ लो ना क्या है कि सर कोलाइडल एग्जाम का कोई एग्जांपल, जैसे अपन अपन हवा में देखते छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल घूमते रहते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हवा में डिस्पर्स्ड है, इतने छोटे भी नहीं है कि घुल गए। जैसे गैस है, जो हवा में गैस है वो तो घुल गई, तो वो इतनी छोटी है कि वो घुल गई, तो वो तो सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, सॉल्यूशन। तो हवा में जो गैस घुली हुई है वो तो क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन हवा में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं, ये इतने छोटे भी नहीं है कि सेटल डाउन हो जाए, और इतने छोटे भी नहीं है घुल गए, वो क्या है, कोलाइडल पार्टिकल। किसमें घुले हुए हैं बेटा, हवा में। तो हवा क्या होगी, मीडियम। हवा क्या होगी, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं, तो डिस्पर्स्ड फेज। मतलब एक तरह से सोल्यूट को क्या बोला गया, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन है मीडियम। आ रही बात में। तो नाम से पता, आप तो डिस्पर्जन मीडियम समझो, क्या मीडियम क्या है, जैसे हवा मीडियम है वो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। The essential difference between the solution and colloidal is that particle size। इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है बेटा, पार्टिकल साइज का। While a solution the constituent particles are ions are small molecules। क्या है बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल। जबकि कोलाइड में जो डिस्पर्स फेज है, या डिस्पर्स फेज बोला जाएगा, और उसमें क्या बोला जाएगा, सोल्यूट। उसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या है, सोल्यूट, और इसका क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। ये पर पढ़ेंगे, मतलब पार्टिकल छोटा मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बहुत बड़ी साइज के भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी साइज के हो सकते हैं, वो एग्रीगेट कर ले, क्या कर ले, एग्रीगेट। इसे हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हमें जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि उसकी साइज क्या होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर बीच में उनकी डायमीटर रेंज होती है। क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर। बोलो कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये बीच वाला पोर्शन अभी पर पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ो। तो सॉल्यूशन है वो बहुत छोटा होता है, सॉल्यूशन है बहुत छोटा। और ये कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर की डायमीटर रखता है, 1 से। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट समझो ध्यान से, कोलाइडल पार्टिकल है बस उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। कोलाइडल पार्टिकल का क्या ज्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया इस तरह से, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल थिंक है कि अगर आप ऐसा समझो कि मेरे पास एक क्यूब है बेटा जो 1 सेंटीमीटर जिसकी एज लेंथ है, कंसिडर क्यूब विथ 1 सेंटीमीटर साइड, मतलब उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इट हैज टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एज कितना है, 1 सेंटीमीटर की है, तो मुझे टोटल निकालने तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं उसको अगर चारों फेस को ऐसे खोल दूं, तो चारों फेस ऐसे एक क्यूब का नहीं, उसकी सारी फेस को खोल खोल के रख दूं तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ध्यान से उसके मैं अगर 10 की पावर 12 टुकड़े और कर दूं, मतलब ऐसे 12 टुकड़े और करके साइड में फैला दूं, तो साइज और बढ़, सरफेस एरिया और बढ़ेगा। उससे बड़ा सरफेस एरिया होता है कोलाइडल पार्टिकल का, क्योंकि उसकी शेप इस तरह से होती है ना कि गोल गोल घूमते हुए से बनाता है, तो चारों ओर से एकदम कवर शेप देता है। इसका ट्रू सॉल्यूशन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, ये बीच का है, सस्पेंशन का बहुत है, लेकिन वो नीचे बैठ जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल का एक चीज ध्यान रखना, इसका सरफेस एरिया बहुत होता है, इसलिए एंजाइम कोलाइडल शेप रखते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी भाई, उनका सरफेस एरिया एक्टिविटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा, क्यों, कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, कोलाइडल फॉर्म में। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब देखो इसमें समझते हैं कि हमें कोलाइड को 3 तरह से क्लासीफाई करना है। देखो हम, मैं तुम्हारे चाहो तो तुम्हारी क्लास को 3 तरह से अरेंज कर सकता हूँ। पहले मैं वेट के आधार पे कर दूं, फिर मैं हाइट के आधार पे कर दूं, क्लियर है, और फिर मैं कह दूं कि अच्छा वो तो कर ही नहीं सकता, दिमाग के आधार पे तो सबका सेम है ही नहीं। तो तुम्हारी क्लास को 2 तरह से अरेंज कर सकता है, वेट के बेस पे कर लिया और हाइट के बेस पे कर लिया। फिर कर सकते हैं कौन ज्यादा बोलता है, कौन है कम बोलता है।
कई तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। तो इसी तरह हम कोलाइडल पार्टिकल को अरेंज करेंगे तीन तरीके से। पहले करेंगे कि डिस्पर्स फेज और मीडियम के स्टेट कौन सी है, कौन सी स्टेट के। भाई आप सॉलिड सॉलिड से बनके बने हो कि सॉलिड लिक्विड से बने हो। फिर हम देखेंगे कि डिस्पर्स फेज और मीडियम में अट्रैक्शन कैसा है। मीडियम में हमारे पास में। तीसरा हम उनके ऊपर देखेंगे कि उनकी साइज कैसी है, पार्टिकल छोटा है कि बड़ा है। क्लियर है। तो पहले हमने क्या देखी, स्टेट देखी, फिर उनमें इंटरेक्शन देखा, फिर उनकी साइज देखी। तीन बेस है। पहले उनके बीच में हम देखेंगे उनकी स्टेट। क्या देखेंगे, स्टेट। तो उनकी स्टेट के बेस पे उन्हें क्या करेंगे बेटा, सेपरेट। क्या करेंगे बेटा, सेपरेट। देखो बेटा पहली बात है अपने पास डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन फेज। तो ध्यान से देखो बेटा, डिस्पर्स फेज की अगर अपन बात करें, आपके पास कलर कौन सा चलेगा, थोड़ा बड़ा कर दे। अच्छा, क्या क्या बोलती रहती है। हाँ जी। देखो बेटा डिस्पर्स फेज की बात करें, किसकी बात करें, डिस्पर्स फेज। देखो बेटा पहले मैं डिस्पर्जन मीडियम में फेज सेम रख रहा हूँ। फेज क्या रख रहा हूँ, सेम। मतलब मीडियम अलग अलग है, फेज वही है। मतलब एक तरह से सॉल्यूट सेम है। सॉल्यूट क्या है, सेम। सॉल्वेंट बदल रहा हूँ। तो देखो नाम के पीछे सोल तो फिक्स है, नाम के पीछे सोल तो फिक्स है। एक तो सल्टा, मैंने कहा डिस्पर्स फेज सॉलिड, तो सोल तो होना ही चाहिए, सोल तो। फिर है बेटा डिस्पर्स फेज गैस। क्या है बेटा, गैस। क्लियर है। इसने सॉलिड सोल दो बार लिख दिया क्या, एक सेकेंड, इसको सॉलिड फॉर्म करो यहाँ पे ऑटो से, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड फॉर्म। अब तो ध्यान से, अगर गैस हुआ तो नाम के पीछे फॉर्म आना थे, नाम के पीछे क्या आना थे, फॉर्म। इतना तो समझ में आया। इनके साथ दिक्कत है, इनके साथ क्या है दिक्कत, इनको बाद में देखेंगे। पहले हमें तीन तो ये तो कम से कम दो ये तो सल्टे कि नाम के पीछे सोल आया तो फेज क्या है, सॉलिड। नाम के पीछे फॉर्म आया तो फेज क्या है, गैस। अब देखो सॉलिड सोल, तो सोल का मतलब तो हो गया फेज सॉलिड। फेज कैसी हो गई, सॉलिड। और सॉलिड लिख दिया आगे, इसका मतलब मीडियम भी कैसा हो गया, मीडियम भी सॉलिड और फेज भी सॉलिड। एरोसोल, सोल है इसका मतलब क्या हो गया, फेज कैसी है, सॉलिड। और एरो का मतलब क्या हो गया, मीडियम क्या हो गया, गे। याद हो गया। सिर्फ सोल क्या हो गई बेटा, फेज सॉलिड मीडियम है लिक्विड। इसको हाइड्रोसोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसोल भी। और सिर्फ सोल भी बोलते हैं, सिर्फ है सोल भी। क्लियर है। अपने सिलेबस में जो अपने को जो पढ़ना है वो अपने को क्या पढ़ना है, सोल और इमल्शन, ये दो अपने सिलेबस में ज्यादा है। क्लियर है। अब जो बड़ा ध्यान से नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने लिखा फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म आते हैं, मतलब फेज कैसी हो गई बेटा, गैस। कैसी हो गई, और सॉलिड नाम दे दिया, मतलब मीडियम कैसा हो गया, सॉलिड। सिर्फ फॉर्म आई तो बेटा फॉर्म का मतलब फेज तो क्या होगी बेटा, गैस। और मीडियम है लिक्विड। और गैस गैस का मिक्सर बेटा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि दो गैसों के मिक्सर में गैसों के पार्टिकल छोटे होते हैं तो वो तो सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, सॉल्यूशन। अब देखो बेटा जेल। क्या है बेटा, जेल। तो देखो ये बाकी बच के तीन ही अपने को पता है, इनकी फेज तो कैसी है, लिक्विड। फेज कैसी है, लिक्विड। अब तुम खुद सोच के देखो, कई बार तुमने जेल को देखा वो सॉलिड जैसा होता है। कैसा होता है, सॉलिड की तरह फ्लो नहीं करता ना, रुका रहता है। तो मतलब फेज कैसी हुई, मीडियम कैसा हुआ, सॉलिड। मीडियम कैसा हुआ, सॉलिड। तो जेल का मीडियम कैसा है बेटा, सॉलिड। इसी तरह इमल्सन। क्या है बेटा, इमल्सन। इमल्सन क्या है बेटा, लिक्विड लिक्विड का मिक्सर। किसका मिक्सर है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सर। और एरोसोल, अब जो कंफ्यूजन कर सकता है सर, सोल एरोसोल, एरोसोल दोनों जगह दे रखा है। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखो, लिक्विड एरोसोल। एनसीईआरटी ने ढंग से नहीं दे रखा, लिक्विड एरोसोल। क्या है बेटा, लिक्विड एरोसोल। दे रहा है। तो लिक्विड एरोसोल मतलब लिक्विड का मतलब क्या हो गया, कौन सी फेज, फेज क्या है बेटा, लिक्विड। क्या है बेटा, लिक्विड। तो क्या ये नाम याद हो गए सबको, क्लियर है। एग्जाम्पल आपको इसमें देखने, एग्जाम्पल कौन से कहाँ बैठते हैं,
जैसे बेटा सॉलिड सोल है तो क्या हो गया, सम कलर्ड ग्लास। जो हमें कलर्ड ग्लास होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लास एक सॉलिड है, उसके अंदर क्या करता है, कलर पार्टिकल को क्या कर देते हैं बेटा, जैसे अपने पास सॉलिड ग्लास बनाते समय हमने क्या कर दिया, कुछ कलर की डाई है उसके अंदर, सॉलिड कलर की डाई उसके अंदर क्या कर दी बेटा, उसके अंदर फिट कर दिया। जैसे हम एलॉय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एलॉय, एलॉय में भी तो हम ऐसा ही करते हैं। एलॉय सॉल्यूशन नहीं है बेटा, कोलाइडल है, वो ऐसे दे रखा है, इस इधर भी दे रखा है, ऊपर देख लेना मिल जाएगा। क्लियर है, दो सॉलिड का पार्टिकल कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर है, तो सिंपल सी कहानी, एलॉय कोलाइड में मिल जाएगा, तुम ऊपर नीचे कहीं ढूंढो। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी, यहाँ पर क्या है बेटा, अपने पास में, कि अपने पास क्या किया, ग्लास है, उस ग्लास को पिघाला और उसके अंदर क्या करते, छोटे छोटे अपने क्या करते, कलर पार्टिकल डाल दिए, क्या डाल दिए, कलर। तो जब ग्लास वापस अपने सॉलिड फॉर्म में आएगा तो अपने क्या दिखेगा, कलर। पूरे में होमोजेनियसली फैला दिया ना हमने, एक एक जगह थोड़ी फैला है, वो कलर आपने हर जगह दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मतलब ग्लास के अंदर अपने क्या करते, एक लेयर से बना दिए, क्या बना दिया बेटा, एक लेयर से, तो पूरा का पूरा कलर दिखता है, पूरा का पूरा क्या दिखता है, कलर। छोटे 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 पार्टिकल हर थोड़ी दूर में करें तो पूरा का पूरा कैसे दिखेगा, कलर। क्लियर है, जैसे अपने पास है जेम्स स्टोन्स, पेंट्स, ये तो नीचे वाले के आगे, पेंट्स, सेल, फ्लूइड्स, ये आपको देख पर एक एग्जांपल देख लेना, जो समझ में नहीं है पूछ लेना। क्लियर है, अब इसमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत है ना, एनसीईआरटी वाले इसमें बटर बटर को दो दो जगह दे रखा हुआ है ना। अब थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट हम देखो, आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कोलाइडल गिवन, हमारे पास क्या बहुत सारे कोलाइडल हो गए, हमने जो मोस्ट पढ़ना है वो पढ़नी है सोल। क्या पढ़नी है बेटा, सोल क्या होता है, सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड इन ए लिक्विड, भाई ये सोल, सोल आ गया मतलब फेस तो सॉलिड ही है, और मीडियम है लिक्विड। जेल, जेल क्या है बेटा, लिक्विड इन ए सॉलिड, और फिर इमल्सन कौन सा है, हमें दो कोई पढ़ना है, इमल्सन और ए सॉल्ट्स को। क्लियर है, अब हमें पास पता है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम इन वाटर द सोल इज कॉल्ड एक्वासोल या हाइड्रोसोल, क्या बोलते हैं, एक्वासोल या तो एक्वासोल का मतलब क्या हो गया, सोल नाम आ गया मतलब फेज तो सॉलिड है, और एक्वा मतलब मीडियम है लिक्विड, पानी, हाइड्रो मतलब है पानी, एल्कोसोल का मतलब मीडियम क्या है, एल्कोहल, क्या है बेटा, एल्कोहल। अब बेटा ये तो था बेटा इसकी स्टेट के बेस पे, किसकी बेस पे था, स्टेट की बेस पे। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अपन किसके, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन यहाँ दो तरह का है, एक है लायोफिलिंग, एक है लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, सॉल्वेंट है, लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट है रिपेलिंग। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, क्या पढ़ते हैं बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब क्या है कि लायोफिलिक कोलाइड्स मीन लिक्विड लविंग, लिक्विड है लविंग, मतलब ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो लिक्विड के प्रति क्या है बेटा, जिनका अट्रैक्शन है। जैसे हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी कहानी है, फेज में और मीडियम में अट्रैक्शन है, फेज और मीडियम में क्या है, जैसे हम इन दोनों को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लाएंगे फौरन क्या बन जाएगा, कोलाइड, क्या बन जाएगा, कोलाइड। तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, सर हमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं पड़ी। नेक्स्ट में क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या है बेटा, तो हमसे पूछा जाएगा कि डिस्पर्जन फेज है उसकी एफिनिटी कहां पर है, कि मीडियम में, क्योंकि वो मीडियम में जाने को तैयार बेटा, मीडियम में जाने को क्या बेटा है, तैयार, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन है, दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। क्लियर है, विद सुटेबल लिक्विड, तो जनरली बेटा ये जो जो अपने पास ये गम्स हैं, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, ये सब कैसे हैं बेटा, लायोफिलिक, कैसे हैं बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स है। विद सुटेबल लिक्विड्स आर फॉर लायोफिलिक, मतलब सुटेबल ऐसा नहीं हर किसी के साथ है, सुटेबल है ऐसा नहीं कि सबके साथ ही होंगे, इनके सुटेबल लिक्विड के साथ, सुटेबल है लिक्विड के साथ में ये कैसे हैं, लायोफिलिक, कैसे हैं बेटा, लायोफिलिक। इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोल इज डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेट फ्रॉम द डिस्पर्जन फेज। अगर हम इन दोनों को अलग कर दें, इवेपोरेट करके सारा मीडियम उड़ा दो, और जैसे वापस कांटेक्ट में लाओगे फिर से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन है, इनमें क्या है बेटा, अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट। हमें ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने की जरूरत है नहीं होती, क्यों, क्योंकि मीडियम को कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पर्जन फेज घूमता है उसमें कि यार बड़ी आदमी है तो तेरी मेरे से बनती है, तो डिस्पर्जन फेज उसकी, जैसे अपने पास मीडियम है, ये अपने पास डिस्पर्जन मीडियम है, इसमें डिस्पर्जन फेज आराम से घूमता रहता है, क्योंकि इनकी आपस में बनती है, बोलो कोई दिक्कत है। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लायोफोबिक में लायो का मतलब क्या हो गया बेटा, हेटिंग, क्या हो गया बेटा, मतलब लिक्विड हेटिंग, मतलब क्या हो गया, डिस्पर्जन फेज मीडियम को हेट करती है, क्या करती है बेटा, हेट। अब सोच के देखो अगर वो हेट करती है तो ये क्या करता है बेटा, लिक्विड में रहता है, लिक्विड को गालियां देता है कि तू खत्म है, ये है वो है, तो लिक्विड क्या कहेगा कि बाहर निकाले से, नीचे पटके से, जीने देगा क्या अपने अंदर,
नहीं देने देगा। आस्तीन का सांप, क्लियर है। ये इसी भाई इसी में रहता है, इसी में क्या कर रहा है, जैसे थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है, तो सिंपल से कहना इसी में रहता है, इसी उगाले निकालता है। तो इसका मतलब क्या, डिस्पर्जन फेज क्या कहे, मीडियम क्या कहेगा, यार हटा रहे यार इसको, बहुत हो लिया इसका। तो मतलब क्या हो गया कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, नहीं है। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन अननेचुरल है, क्या है बेटा, नेचुरली तो होना ही नहीं चाहिए, अन्य वो, जबकि वो वाले क्या है बेटा, नेचुरल है, जबकि ये कैसे हैं, अननेचुरल। अगर ये अननेचुरल है इसका मतलब ये तब तक ही रह सकते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार हो। मैं हाँ, हम जबरदस्ती रखेंगे, नहीं तो ऊपर ही रहे, तेरे को नीचे गिरने नहीं देंगे, और तू बस तू लिक्विड उगा ले, निकाल लिक्विड, तेरा कुछ बिगाड़े नहीं सकता। तो मतलब क्या है, ये कोलाइडल पार्टिकल तब तक, ये जो लाइव कोलाइडल पार्टिकल तब तक ही रह सकते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, एक्सटर्नल है फोर्स लगा रहे। और इन एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे इनको यूज करते हैं, क्लियर है। तो लाइव जो लाइव फोबिक है वो हमेशा स्टेबल है, नहीं होते, क्लियर है। दीज सोल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड, ये क्या होता है, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, करने की जरूरत ही नहीं, इन दोनों में आपस में बनती ही नहीं है। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो मीडियम क्या क्या निकले यहाँ से, कि रहना कौन चाहता है, जैसे घटिया में मैं जा रहा हूँ नीचे प्रेसिपिटेट होने, क्लियर। कोगुलेशन का मतलब ये होता है प्रेसिपिटेट होना, क्या होना बेटा, प्रेसिपिटेट होना। मतलब हमें इन्हें प्रेसिपिटेट करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इन्हें क्या करना है, सेक करना है, थोड़ा सा हीट करना, थोड़ा सा क्या करना है, हीट। मतलब बेटे आपको बस थोड़ा सा चिंगारी लगानी है, आपस में लड़े पड़े, आपस में लड़े पड़े, एक दूसरे से नफरत तो करते ही। अब ये इरिवर्सिबल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इरिवर्सिबल। ऐसे नहीं कि आपने अलग किया वापस कांटेक्ट में लाओगे तो वापस आते नहीं आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन तो है ही नहीं, फिर से आपको वही शुरुआती प्रोसेस करके एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, क्लियर है। ऐसा नहीं कि आपने हटाया वापस पास लाए, हटाया वापस लाए, ऐसा इनमें नहीं, हट गए तो बस ठीक है, नहीं जाएंगे एक साथ, एक दूसरे के साथ में, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट वन लिखो बेटा, डिपेंड। अब नेक्स्ट वन अपन बेटा साइज पे, किस पे बात करते हैं, सबसे पहले मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, कौन से हैं बेटा। अगर बेटा मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स के बारे में पढ़ें कि भाई मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, जो यहाँ तीन तरह के कोलाइड्स होंगे अपने पास, एक मल्टी मोलिकुलर, एक मैक्रो और एक एसोसिएटेड। मल्टी मोलिकुलर नाम से पता है कि एक से ज्यादा मोलिक्यूल, एक से मतलब ऐसे मोलिक्यूल जो एक से मतलब जिनके रेंज तो कोलाइडल नहीं थी, कोलाइडल रेंज के छोटे छोटे पार्टिकल है, तो इन्होंने आए और कहा कि हमें कोलाइडल बनना है, तो हमने कहा नहीं, तुम्हारी साइज बहुत छोटी है, तुम सॉल्यूशन बनो। तुम किसके लिए पैदा हुए हो, सॉल्यूशन। पर इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो कोलाइडल बनना है, हमने कहा साइज ही नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल ने क्या किया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने एक दूसरे के आसपास आके चिपक गए, चिपक के क्या बन गए बेटा, बड़ी साइज के पार्टिकल बन गए। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, कोलाइडल पार्टिकल जो यहाँ बना है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मतलब ऐसा कोलाइडल पार्टिकल जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के कारण बना है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए तो इनके बीच में जो वर्क, जो फोर्स होता है इन मॉलिक्यूल के बीच में, वो कैसा होता है, वंडरवॉल फोर्स, कैसा होता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वंडरवॉल फोर्स भी कैसा होगा, वीक होगा, कैसा होगा, वीक है, वंडरवॉल फोर्स। इसलिए इन्हें में क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिकुलर। और किस रेंज के आ जाते हैं बेटा, ये 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाते हैं। इसकी कब तक चिपकते हैं, जब तक इनकी साइज क्या हो जाए, कोलाइडल रेंज के ना जाए। तो क्या हो गया है बेटा, on dissolution a large number of atoms and smaller molecules of substance aggregate together, छोटे छोटे होते हैं वो एग्रीगेट करते हैं साथ में, together to form species having size in colloidal range, अपने साथ एग्रीगेट बनाते रहते हैं। कब तक बनाते हैं, जब तक वो कोलाइडल रेंज के नहीं हो जाए। These species formed are called multimolecular colloids, इन्हें हम क्या बोलते हैं। अब मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कौन है बेटा, गोल्ड सोल और सल्फर सोल। जैसे एसिड के मॉलिक्यूल छोटे 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 पास आते हैं और चिपक के क्या बनाते हैं बेटा। नेक्स्ट ना मैक्रो मोलिकुलर, क्या है बेटा, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल जो पैदा ही कोलाइड बनने के लिए हुए, मतलब जिनकी रेंज ही 1 से 1000 नैनोमीटर है, हमारी बात में, तो वो तो पैदा ही बेटा कोलाइड बनने के लिए, तो उनको तो क्या टेंशन है, आए और बन गए, आए और बन गए, हमारी बात में। ये कौन है बेटा, अपने जनरली जितने भी पॉलीमर्स है, प्रोटीन, जो बायोमोलिक्यूल्स वाले प्रोटीन प्रोटीन सब क्या है बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, क्या है बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, क्लियर है भाई। इनके सच सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर, दीज कोलाइडल आर क्वाइट स्टेबल, ये क्या बेटा, स्टेबल है। क्यों भाई, जिनका पैदा ही कोलाइड बनने के लिए, जो पैदा ही किसके लिए हुए हैं, कोलाइड बनने के लिए हुए हैं, क्वाइट स्टेबल, रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रेस्पेक्ट, एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग, जितने भी नेचुरली अकरिंग स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, एंजाइम्स हमने पढ़े थे, एंजाइम क्या है बेटा, कोलाइडल पार्टिकल। तो एंजाइम कैसे कोलाइडल पार्टिकल है, मैक्रोमोलिकुलर, वो पैदा ही किस लिए हुए हैं बेटा, कोलाइड बनने के लिए।
जबकि मल्टी वाले पैदा किस लिए हुए थे? सॉल्यूशन बनने के लिए। तो जितने भी है सिंथेटिक ये सब है। नेक्स्ट वन है एसोसिएट एसोसिएट कोलाइड। क्या है बेटा? एसोसिएट कोलाइड। इन्हें मिसेल्स बोलते हैं। ये बेटा बहुत बड़ी साइज के होते हैं। इनको कोई कहे सॉरी इनको कोई कहे कि बेटा सिंपल सी कहानी है कि जब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जब ये बने तो बनते इनके साथ क्या हो, जब जब मिसेल वाले हैं इनको कोई कहा कोलाइड बन जाए तो उन्होंने कहा हम आज बने ना कल बने, कोलाइड बने हमारी जुत्ती। क्लियर है? कि मतलब कि हम बहुत बड़ी साइज के हैं, हम बहुत बड़ी साइज के, छोटे मोटे कोलाइडल सॉल्यूशन हम नहीं बनते। हमारी साइज कोलाइडल पार्टिकल से बहुत बड़ी है। मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज क्या बेटा कोलाइडल पार्टिकल से बहुत बड़ी है। लेकिन जब इन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं बेटा सॉल्यूशन में डालते हैं, किसमें डालते हैं बेटा? जैसे ये पार्टिकल है सोडियम स्टीरेट, बहुत बड़ा है बेटा, साइज में क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये कहता तू कोलाइड बनेगा कि साइज देखिए मेरी, ये नमूने काम नहीं करता। मैं दिख रहा है मेरे अंदर 17 कार्बन है। कितने कार्बन है? 17 कार्बन। क्लियर है? अब सिंपल सी कहानी, इस कोलाइडल पार्टिकल में क्या है सोडियम स्टीरेट जो सॉफ्ट होते हैं इनमें क्या दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड। ये क्या करता है? पानी को ट्रीट करता है क्योंकि एनाइन है आयन से, और ये पानी से क्या करती है बेटा? नफरत करती है। जब इसको हम पानी में डालते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं बेटा अपन ने जिस तरह से इस तरह से पानी में डाला, तो जैसे पानी में डाला तो पानी में डालते हाइड्रोफिलिक टेल क्या हेड क्या कहेगा कि पानी में चलते, जबकि टेल क्या कहेगी कि मुझे पानी से बनती नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊं। जैसे तुम तुम्हारी मम्मी के साथ कहीं पे जाते हो, तुम एक मम्मी कहते मैं तो तुम मम्मी के साथ जाते हो, मम्मी कहती है बेटा मैं अंदर जाके आ रही हूँ चल तू मेरे साथ, तुमको क्या कहोगे? आप जाओ इस घर में, नहीं जाऊंगी यहाँ पे। क्लियर है? आप बाहर खड़े हो जाते हो कि तू जाए मैं बाहर खड़े हूँ। क्लियर है? आपकी मम्मी कहाँ चली जाती है? अंदर। आप क्या कर देते हो? बाहर। क्लियर है? सेम कहानी इसमें कि जैसे इसको डाला तो हाइड्रोफोबिक टेल हेड ने क्या कहा कि मेरे को तो पानी में जाने, कि तू जा अंदर, मैं तो बाहर बैठा हूँ, मेरे तो इसमें बनती नहीं। तो शुरुआती जब हम थोड़ा बहुत अमाउंट डालेंगे तो शुरुआती अमाउंट में ऐसा पॉसिबल है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है सारी की सारी हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ पे आ जाएगी बेटा? क्लियर है? ये कहाँ पे रह जाएगी बेटा? पानी के बाहर रह जाएगी, सरफेस पे रह जाएगी, और हेड कहाँ चला जाएगा? अंदर। लेकिन मैं धीमे धीमे सोप का अमाउंट बढ़ाता रहूंगा तो क्या बाहर रहने की जगह कम हो जाएगी? सरफेस तो खत्म हो गया। अब सरफेस खत्म हो गया तो टेल हेड के पीछे पीछे कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर। अब जैसे ये हेड के पीछे पीछे अंदर जाएगा, अंदर रोने लग जाएगा। क्लियर है? तो अब सिंपल सी कहानी, अंदर ये रोने लगेगा तो एक का थोड़ी बहुत सारा रो रहा है, सबके सबके टेल क्या रोने लग गई बेटा? रोने। तो ये क्या करते हैं बेटा एक तरह से ध्यान से, ये इस तरह से एक लेयर बनाते हैं जो अपने उस बाहुबली देखी ना सबने, तो मामा बना के रखता है एकदम ऐसे कटप्पा, मामा ही होता है ना इसका, तो वो कटप्पा बना के रखता है बेटा एक गहरा सा, तो ऐसे गहरा सा बना के रखता है, उसके चारों ओर से वो बाहर से वो आते हैं ना और डिंगा डिंगा कुछ बोलते रहते हैं, निगरा बिगरा, वो चारों ओर से करते रहते हैं। हाँ ठीक है ध्यान से। तो शुरुआत चारों ओर से चलते रहते हैं, लेकिन अंदर जो सैनिक होते हैं वो आराम से बैठे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा कि ये कहता है तुम अंदर तो ले आए, हम पानी से देखा हमें पानी छेड़ रहा है, तो ये क्या करते हैं बेटा ध्यान से, तो ये क्या करते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, सारे हेड एक तरफ आ जाएंगे इस तरह से एक दूसरे के साथ में, और अंदर क्या ले लेंगे बेटा इसमें टेल को, अंदर टेल को क्या ले लेंगे अंदर, और चारों ओर से घेरा सा बना लेंगे, चारों ओर से क्या बना लेंगे कि मतलब एक बहुत पास पास होते हैं आइन जैसे, तो अंदर चारों ओर से बन गया। अब देखो ध्यान से पानी चारों ओर घूमता रहेगा, पानी चारों ओर, लेकिन टेल तक नहीं पहुंच पाएगा, टेल अंदर आराम से कुछ बैठ जाएगी। तुमने देखो कभी देखा वो छोटा बच्चा हो ना कभी अपनी मम्मी के साथ, तुम ऐसे करना, जैसे आप ऐसे करोगे सिकुड़ के अपनी मम्मी के पास बैठ जाएगा, उसे एक बार धमकाना तुम, कुछ नहीं होता। और तो उस बच्चे को छड़न जो भी बोलना नहीं सीखा है कर रहा है, उसके छड़ो वो बताएगा अभी तो अपनी मम्मी को क्या बताएगा। क्लियर है? तो आपको बस आपको यूं करना है तो सिकुड़ जाएगा, क्या कर जाएगा? सिकुड़ के अपनी मम्मी के पास छुप के बैठ जाएगा। तो भाई ये जो टेल है ये अपनी मम्मी के साथ अंदर तो आ गया, लेकिन ये पानी से क्या कर रहा है बेटा? डर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये सिकुड़ सिकुड़ के बैठ गए, क्या हो गए बेटा? सिकुड़ के बैठ गए, मतलब छोटी छोटी साइज हो गए। अब ध्यान से, अब जिसमें भी गए तो ध्यान सुनो बेटा, अब जब सॉरी, तो ये अंदर क्या हो गया बेटा? सिकुड़ के बैठ के, अंदर क्या हो गया बेटा? सिकुड़ के। अब तो सिंपल सी कहानी, तो छोटे छोटे पार्टिकल अंदर आ गए, सारी जो टेल थी वो बहुत बड़ी थी, वो सिकुड़ सिकुड़ के छोटी हो गई, किसके डर से? पानी के डर से। इन्होंने कहा था कि कोलाइड बने हमारी जुत्ती।
फिर अब पानी के डर के कारण ये अपनी साइज को छोटा कर चुके और छोटे कर करके इतने छोटे हो गए कि किस रेंज में आ गए, कोलाइडल रेंज में। भाई इसको चारों ओर से आयनिक ये जो अपने जो हेड है वो क्या कर रहा है कि चुपचाप अंदर बैठ जा वरना पानी को पकड़ा दूंगा। क्लियर है? तो ये कहता है छोटा हो रहा हूं मैं, तो इससे एकदम साइज में क्या हो जाता है बेटा, श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाते हैं बेटा, श्रिंक। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं ध्यान से, ऐसे कोलाइड जो बने ही, ये ऐसे पार्टिकल जो सॉरी जो कोलाइड बनने के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन पानी में क्या बन गए बेटा, कोलाइड। इन्हें हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। क्या बोलते हैं? और जो ये बनता है इसे बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। हमारी बात में मतलब ऐसे जो पहला था जो कोलाइड जो सॉल्यूशन बनने के लिए बना था, कई मॉलिक्यूल ने मिलकर अपने आप को कोलाइडल रेंज में लिया है। एक जो पैदा ही कोलाइड बनने के लिए हुए थे और एक ने कहा था कोलाइड बनने हमारी जो थी वो श्रिंक होके क्या बन गए, कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर है? तो साइज के बेस पे आया समझ में। तो एसोसिएट कोलाइड्स क्या हो गए बेटा, कि ध्यान से, जैसे अपने पास जो सोप है, कोई भी सोप है, ये क्या होते हैं बेटा, इस सोप में दो पार्ट होते हैं, एक एनाइनिक और एक कैटाइनिक। जो इसकी एनाइनिक ये जो आइंस पार्ट है ये वाला, जिसका एनाइनिक पार्ट ये आइंस वाला पार्ट है, ये तो क्या है बेटा, हेड। ये तो अट्रैक्ट करता है, जबकि ये क्या है बेटा, टेल क्या करती है, रिपेल करती है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये वाला पोर्शन तो पानी में घुलता है, लेकिन जो कार्बन चेन है वो पानी में नहीं घुलती, क्योंकि नॉन पोलर होती है। कैसी होती है? तो इसकी जो नॉन पोलर होती है, जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होता है। और हेड कैसा होता है, पोलर और हाइड्रोफिलिक। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो शुरुआत में टेल क्या करती है, ऊपर तैरती रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा बेटा, अंदर आना पड़ेगा। और अंदर आने के बाद जो ये कंपाउंड बनता है, ये एग्रीगेट बनता है, छोटी साइज का हो जाता है ना, श्रिंक करके, इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक मिसेल या मिसेल। क्लियर है? और दीज मिसेल कंटेन एज मैनी सो सच आइन, मतलब एक आइन जो अकेला कर रहा था, मैं अकेला नहीं बनूं, यहाँ पे 100 जने मिलके क्या हो रहे हैं बेटा, श्रिंक हो गए। 100 जने मिलके क्या हो गए, श्रिंक। और किस रेंज में आ गए, कोलाइडल रेंज। हमारी बात में नेक्स्ट बना बेटा, इसमें एक पॉइंट था कुछ, वो एक चीज बतानी थी। हाँ, अब जो बेटा ध्यान से, जो एग्रीगेट पार्टिकल्स बने उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट कोलाइड्स। क्या बोलते हैं? अब ये एसोसिएट कोलाइड जिस टेम्परेचर पे होता है उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल। और जिस कंसेंट्रेशन पे होता है, हर कंसेंट्रेशन पे नहीं होता, जिस पे होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल। आगे बात समझ में। अब जैसे सोप के 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 होते, याद करने की जरूरत है नहीं। एक मिसेल में कितने होते हैं, 100 के अराउंड। कितने होते हैं, 100 के अराउंड। अब बेटा कि साबुन कैसे काम करता है, साबुन कैसे काम करता है, बहुत सिंपल। जैसे ये अपने पास क्या गंदगी, ये अपने पास क्या है, गंदगी। जब हम गंदगी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो जो गंदगी होती है जनरली ऑर्गेनिक होती है। कैसी होती है बेटा, ऑर्गेनिक। उन्हीं को जनरली साबुन साफ करता है, बाकी गंदगी को जनरली साबुन साफ है नहीं करता है। कई बार होता है ना ऐसे दाग जो साबुन नहीं छुटा पाती, क्योंकि वो उसके बस की बात है नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल सी कहानी है कि जब अपन इसके ऊपर से साबुन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, साबुन। तो साबुन में दो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जैसे गंदगी आएगी कहेगा ये काम अच्छा है, इसके अंदर में घुल जाता हूँ, इसके अंदर में इस तरह से घुल जाता है, क्योंकि उसे तो अपना अपना दिखता है ना कि ये काम बढ़िया, पानी से रिपल्सन है नहीं है। तो वो अंदर उसके घुल के उसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड से बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉन्ड से। मतलब एक तरह से वंडरवॉल बॉन्ड्स। कैसे बना लेता है, वंडरवॉल बॉन्ड्स इसके मजबूती से बन जाता है। अब हम जब इस पे पानी डालते हैं तो पानी का फ्लो होगा बेटा, तो पानी के साथ ये आइंस भी क्या करने चाहेंगे, साथ में बहना चाहेंगे। अब ये आइंस बहेंगे तो साथ में टेल को खींचेंगे, और टेल गंदगी से बंधी हुई है तो साथ में गंदगी भी उखड़ के बाहर आ जाएगी। मैं सिंपल सी कहानी, ये चेयर है, इस चेयर को मैंने पकड़ रखा है इधर से, ये हाथ इधर से, अगर तुमने इस हाथ को पकड़े खींचा तो साथ में चेयर भी आ जाएगी। क्लियर है? चेयर भी क्या आ जाएगी बेटा, साथ में बाहर आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? तो भाई गंदगी के साथ ये बंधा हुआ था, भाई ये आया अंदर बंध गई। जब हमने पानी डाला तो टेल ने कहा चलो भाई, हेड ने क्या कहा, पानी के साथ चलो। तो ये जब पानी के साथ चल जाएगी तो क्या करेगी, इसको भी खींचेगी। और इसने क्या पकड़ रखा है, गंदगी को, तो गंदगी भी उखड़ के बाहर। नेक्स्ट सुने बेटा, प्रिपरेशन। क्या है बेटा, प्रिपरेशन। अब जो कोलाइड प्रिपरेशन के, ध्यान से, पहला मेथड है वो है क्या है बेटा, केमिकल मेथड। क्या है बेटा, अब केमिकल मेथड याद होने चाहिए तीन चारों में चारों। तेरा नाम। नेक्स्ट वन है, अब देखो बेटा ध्यान से, ब्रेडिक मेथड। ये क्या है बेटा,
इलेक्ट्रिकल मेथड है। इसमें देखो ब्रेडिक मेथड में क्या करते हैं बेटा अपन, ध्यान समझो, ये मेथड थोड़ा सा महंगा पड़ता है, महंगा इन द सेंस में बहुत हाई टेम्परेचर अपने को करंट फॉलो करना पड़ता है। यहाँ अपन क्या लेते हैं, आइस बात। क्या लेते हैं बेटा, आइस बात में क्या करते हैं, बर्फ लगा देते हैं चारों ओर से, क्या लगा देते हैं, बर्फ। चलो जी, चलो जी, चलो जी, हाँ जी, नेक्स्ट में लिखो। आपको क्या पढ़ना है बेटा, ब्रेडिक आर्क मेथड। इसमें मेथड में कुछ नहीं होता बेटा, कि अपने चारों ओर क्या लेते हैं बेटा, आइस बात लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, आइस बात। ये आइस बात क्या करता है बेटा, पानी को कूल रखता है बहुत ज्यादा। हमें क्या करना है, जिस मेटल का हमें क्या बनाना है बेटा, सोल बनाने। क्या बनाने है बेटा, सोल। सोल मतलब क्यों, कि सर सोल का मतलब सिंपल सा है कि लिक्विड में सॉलिड को मिलाना है। भाई सोल का मतलब मैंने कहा मेरे को मेटल के सोल बनाने हैं, तो सोल का मतलब क्या हो गया, कि फेज तो आपकी सॉलिड है और मीडियम कैसा है बेटा, मीडियम आपका लिक्विड है। मीडियम कैसा है, लिक्विड। तो हमें क्या करना है, उस मेटल को यहाँ लगा बांध देते हैं, क्लियर है। और हम क्या करते हैं, एक साथ हाई वोल्टेज पे करंट को फ्लो करते हैं, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को, जो मेटल की औकात से बाहर का हो। तो तुम्हें पता है जब मेटल के साथ इतना हाई वोल्टेज आएगा तो मेटल क्या हो जाएगा, उसी वक्त गर्म होकर वेपराइज हो जाएगा। तुमने कभी देखा है बेटा, सिंपल सी कहानी ये, अच्छा सिंपल सी कहानी है, आपने कभी देखा, जो आपने बहुत ज्यादा लाइट आने में फ्यूज उड़ जाते हैं, वो एकदम गायब भी हो जाता है वहां से, क्लियर है। तो बहुत, वो तो इतनी लाइट आती है ना, अपन इसमें क्या करते हैं, जितनी इसकी औकात है उससे बहुत ज्यादा हाई पावर पे क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। जैसे हाई इलेक्ट्रिसिटी पे करंट आएगा बेटा, तो वो क्या करता है, ये जो मेटल या वायर बंधा हुआ है ये अचानक से इतनी हाई वोल्टेज के साथ क्या हो जाएगा, वेपराइज। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के लिए नहीं इलेक्ट्रॉनिक बीच में बांधते हैं, इलेक्ट्रोड को थोड़ी बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं, between electrodes of the metal immersed in the desert medium, between electrodes of the electric arc, ये रहा ना, इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक करंट। हम इलेक्ट्रोड को नहीं करेंगे, ठीक, बीच में वायर को बांधते हैं। किसको बांधते हैं बेटा, वायर को, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज में करंट को देते हैं, तो मेटल क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, और जैसे मेटल वेपराइज होगा, जैसे मेटल क्या होगा बेटा, वेपराइज होगा, तो वेपराइज होगा उसी वक्त क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होते छोटे छोटे मेटल पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे, अपने सॉल्यूशन में, और हमें क्या बन जाएंगे, सॉल्व। क्या बन जाएंगे, सॉलिड सॉल्व। आ रही बात समझ में। तो ये एक मेथड है। तो किसके लिए काम होते हैं बेटा, मेटल्स के लिए। किसके लिए काम होता है, मेटल्स के लिए। नेक्स्ट होना बेटा पेप्टाइजेशन। क्या है बेटा, अब तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, ध्यान समझो बेटा, कि जो पेप्टाइजेशन मेथड है, इसको ध्यान समझते हैं कि कैसे काम करता है, क्लियर है। अब जैसे ही बात नहीं, तो पेप्टाइजेशन मेथड ये उन मेथड्स उनके लिए जो बेटा केमिकल से रूप से बनते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये वाला है, FeCl3 से क्या बना बेटा, FeOH3 का सोल बना बेटा में। लेकिन FeOH3 का सोल न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल सोल है बेटा, तो हमें पता है, देखो ध्यान से, कि न्यूट्रल सोल हमारे पास में, ये सॉल्यूशन में है बेटा, न्यूट्रल सोल पार्टिकल। अब ये सोल पार्टिकल के बीच में कोई रिपल्सन तो है नहीं, तो रिपल्सन नहीं, तो धीमे धीमे एक दूसरे के जैसे कोलाइडल पार्टिकल तैरते हुए एक दूसरे के पास आए, पास आते एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करके बड़ी साइज का बन गए। क्या बन गए, और धीमे धीमे ये क्या हो जाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। कैसे हो जाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा Fe3+ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, Fe3+। Fe3+ डालते हैं, क्या होगा बेटा, ये Fe3+ नीचे आएगा, तो जो कोलाइडल पार्टिकल है वो Fe3+ को एडजॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एडजॉर्ब। जब ये अपनी सरफेस पे से Fe3+ को एडजॉर्ब करेगा, तो इन सब पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अब जैसे इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे, और दूर जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सॉल्यूशन में। किस में जाना पड़ेगा, और सॉल्यूशन में चले गए तो क्या हो गया बेटा, कोलाइड बने रहे। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट, किसको बेटा, प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट करना, और जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो कोई दिक्कत है। जनरली इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब अभी ताजा ताजा प्रेसिपिटेट हुआ उसी को बनाते हैं। बाद में तो उनमें क्या हो जाता है, वो नीचे प्रेसिपिटेट होकर अपन बोन वोन बन जाते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। ताजा ताजा बना आप डालो, ऊपर आ जाएंगे। क्या जाएंगे, समझ में आ गया मेथड। नेक्स्ट हमने ड्यूरिंग द पेप्टाइजेशन, जो हमने समझाई यही है कहानी, कि पेप्टाइजेशन में क्या होता है, आयंस को क्या कर लेता है, अपने सरफेस पे एडजॉर्ब।
अब है बेटा प्योरिफिकेशन, कि भाई कोलाइडल पार्टिकल को प्योरीफाई करना। तो प्योरीफाई करने के दो तरीके हैं बेटा, देखो सिंपल से कहना है कोलाइड बनाते समय हो सकता है कुछ इंप्योरिटी भी आ गई हो, तो दो तरीका है। पहला है बेटा डायलिसिस, क्या है बेटा डायलिसिस, जैसे हम इंप्योरिटी हटाने को क्या बोलते हैं कोलाइड को प्यूरिफिकेशन। पहला है बेटा डायलिसिस, डायलिसिस में क्या करते हैं बेटा अपन डायलिसिस मेम्ब्रेन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा डायलिसिस से। डायलिसिस मेम्ब्रेन ऐसी होती है बेटा कि इस मेम्ब्रेन के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं होल्स, ये जो छोटे छोटे होल्स इस तरह के होते हैं कि इसमें से कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन गंदगी निकल सकती है। कौन निकल सकती है गंदगी। तो हम इसमें पानी डाल के इस पानी को क्या करते हैं, जैसे पानी डाला इधर से पानी बाहर आएगा, तो पानी का फ्लो आएगा यूं करके, जब पानी इसके अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो अपने साथ किसको बाहर ले जाएगा बेटा, इसको बाहर ले जाएगा इम्प्योरिटीज को। बोलो कोई दिक्कत है। जब ये अंदर आएगा, अंदर घुसा, यहाँ से बाहर निकला, तो क्या धीमे धीमे गंदगी बाहर निकलने लग जाएगी बेटा, और बाहर निकले जाएगी इम्प्योरिटीज। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब लेकिन कोलाइडल पार्टिकल तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ये प्रोसेस क्या बहुत है स्लो है, क्लियर है, धीमे धीमे गंदगी बाहर आती है। हम क्या करते हैं बेटा, इसी को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ क्या करते हैं इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने जैसे ये हमारा एनोड हो गया, क्या हो गया, और ये क्या हो गया कैथोड। अगर इंप्योरिटी, ये मेथड तभी काम करेगा जब आपकी इंप्योरिटी आयनिक इन नेचर हो। इंप्योरिटीज कैसी हो आयनिक इन नेचर। अगर इंप्योरिटीज आयनिक इन नेचर है तो इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा बेटा कि कैथोड पे हमारा चार्ज कैसा है नेगेटिव, ही हमारा अपना सेल वाला है, और एनोड पे कैसा है पॉजिटिव। तो अगर कोई इंप्योरिटी जिसपे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, कि वो भाग के जल्दी से बाहर आएगी, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो भाग के एनोड की तरफ जाएगी। तो क्या इससे प्रोसेस फास्ट होगी कि नहीं होगी, प्रेशर होगी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कब यूज किया जा सकता है, व्हेन इंप्योरिटी आर आयनिक इन नेचर। डायलिसिस सबका किया जा सकता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज कहाँ पे होता है, जो अपने जो जो आर्टिफिशियल होता है डायलिसिस, किडनी आर्टिफिशियल ब्लड डायलिसिस करते हैं ना आदमी, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। उनका ब्लड बाहर आता है, मशीन में जाता है, वहां पे क्या लगे थे इलेक्ट्रोड, और अंदर से चीजें निकाल लेते हैं, वरना तो बहुत टाइम लगेगा ना डायलिसिस में। नेक्स्ट मैंने उससे बेहतरीन काम होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा मेथड है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अब तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, ये तो उसका डायग्राम ही है इलेक्ट्रोडायलिसिस का एग्जांपल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं बेटा ध्यान से, हम क्या करते हैं बेटा एक फिल्टर पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा फिल्टर पेपर। हमने क्या किया बेटा एक फिल्टर पेपर लिया। क्या लिया बेटा, तो जनरली क्या होता है जो फिल्टर पेपर होते हैं ना, उसके जो होल्स होते हैं ना बेटा, वो कोलाइडल पार्टिकल से बड़े होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल से क्या होते हैं बड़े। तो हम उन्हें क्या करते हैं छोटे करते हैं। क्या करते हैं मॉडिफाई करके छोटे करते हैं, और इतना छोटा कर देते हैं कि वो कोलाइडल पार्टिकल से तो बड़े हो जाए लेकिन इंप्योरिटी से, सॉरी कोलाइडल पार्टिकल से तो छोटे हो जाए लेकिन इंप्योरिटी से क्या रहे बड़े। और फिर हम क्या करते हैं एक तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उसको इधर से प्रेशराइज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम इसको प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल इधर भागेंगे बेटा, इंप्योरिटीज भागेंगी, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। फिर हम इसे हटा के ऊपर से प्योर सॉल्वेंट डाल देंगे। ऊपर से क्या डाल देंगे प्योर सॉल्वेंट, और इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगी अलग। ये इस जो सिद्धांत, इस जो इस कंसेप्ट जो काम करती है वो किडनी काम करती है। किडनी ऐसे ही काम करती है। किडनी क्या करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमारी भाषा में जो हमारी किडनी काम कैसे करती है, वो कैसे करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है प्रेशर। उसमें क्या हो जाती है इंप्योरिटीज क्या आ जाती है बेटा बाहर। क्या जाती है बाहर। अब जो इसमें काम की चीज क्या है ध्यान से, इसमें जो काम की क्या चीज क्या है बेटा, कि हमें क्या है जो फिल्टर पेपर है उसके साइज को क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस किससे करते हैं सॉरी कोलोडियन सॉल्यूशन। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है ये है क्या चीज, तो कोलोडियन सॉल्यूशन कुछ नहीं है बेटा, यूजुअल कोलोडियन 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड, ये क्वेश्चन है कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है। क्लियर है। क्या काम करता है फिल्टर पेपर के जो साइज है उनको पोर्स को छोटे करने के काम आता है, हार्ड कर देता है उसको। और इसमें हमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन है कोलोडियन सॉल्यूशन। क्लियर है। कैसे करता है वो तो नहीं पूछेगा। तो क्या है बेटा नाइट्रोसेल्युलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। फिर इसे हम फिल्टर पेपर बनाते हैं, उसमें फिर वही काम करते हैं अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट में अगर अपन ध्यान से बात करें, क्या टाइम हो गया, 9:13। नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे कल।